कक्षा 12 इतिहास का ये मॉडल पेपर दोस्तों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, साथ में ये आपको याद भी करवाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को परीक्षा में मिलेगा और इस प्रकार से यहाँ पे निर्देश अगर आप देख सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग पॉइंट पर आ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के 10 नंबर। अगर आपको पक्का करना है तो यहां से सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आप भी बताइएगा। पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा है कनिंघम, तीसरा है आर व्हीलर, चौथा है वी.ए. स्मिथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान कनिंघम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार अर्जुन, श्री कृष्ण, विदुर या फिर वेद व्यास। तो आप सभी को पता होगा कि महाभारत के जो रचनाकार हैं, जो रचयिता हैं, वो वेद व्यास है। राइट आंसर इसमें चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है कि निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइए क्या कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे पर आ जाते हैं और चौथा क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेंजरी ने किया था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, या लॉर्ड एलन बोरो ने किया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो देखिए आज से आप कान पकड़ लीजिए, ठीक है, आज से आप कान पकड़ लीजिए कि आपका कोई अस्थाई यहाँ पे नहीं है। सच में भाई कोई अस्थाई नहीं है, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। तो कान पकड़ लीजिए, कान यानी कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे, पेपर में आएगा, आसानी होगी आपको याद करने में। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? रामकृष्ण मिशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है, केशव चंद्र सेन से, या स्वामी विवेकानंद, या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन, तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और यहाँ पे राम और कृष्ण को स्वामी भी कह सकते हैं, तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां आपके सामने है कि निम्न में से किसने संथालों का नेतृत्व किया था? संथाल क्या है? संथाल जनजाति हैं जो झारखंड में निवास करती हैं। इनका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू, कान्हू, भगत, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इसमें ये और दोनों सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पर, और 7 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये नामक पुस्तक किसने लिखा है? यहाँ से क्वेश्चन बदल सकता है और पूछ सकता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। ये भी डेट ध्यान रखेंगे, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत हुई थी। कहां से? जवाब होगा मेरठ यूपी से। तो ये दोनों आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका वी.डी. सावरकर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं, चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था? किस आंदोलन के बाद जो है वापस ले लिया गया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के बाद, असहयोग, या फिर होम रूल लीग आंदोलन
आंदोलन। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखा जाए तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा जब चौरी चौरा की घटना घटी थी 1922 में ये घटना घटी थी, और 1922 में जब घटना घट गई थी तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अगस्त 1942, अगस्त 1944, सितंबर 1942 या सितंबर 1944। 8/8/1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मुंबई से। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मानचित्र में पूछा जा सकता है कि वह स्थान जहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जवाब होगा मुंबई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 पर। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या फिर भगत सिंह ने कहा था? तो रेडियो पे सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी जी को। इसमें राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पे अब खंड खा में अतिलघुत्तरीय प्रश्न। जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसे कि कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? इसका उत्तर भी आपको आसान तरीके से भी समझाएंगे। तो पहले थोड़ा सा प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे है अंडाल कौन थी और उन्हें क्या कहा जाता था? ये 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर इसका आंसर देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए पूछा गया है 1857 ईस्वी विद्रोह में कानपुर से किसने अंग्रेजों को सुबोधी ने चुनौती दी थी? ठीक है, यहाँ पे चुनौती दी थी। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आइए जानते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिक से याद कराऊंगा, बस थोड़ा सा आप इसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? 2 अंक आपको इसके लिए मिलेगा। तो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे कल्हड़ ने राजत रंगड़ी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। और यह जो रचना है यानी जो ग्रंथ है ये कश्मीर के राजाओं पर आधारित है, उसी को क्रमबद्ध तरीके से इसमें बताया गया है। तो अब यहाँ में पता चल गया 2 चीज कि कल्हड़ ने जो है क्या लिखा है, तो राजत रंगड़ी लिखा है और एक कश्मीर के राजाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए एक जमाना था बहुत ज़्यादा जब कुल्हड़ चलता था। ठीक है, आप देखे होंगे, सुने होंगे अच्छे तरीके से, और चाय पिए होंगे। कुल्हड़ चलता था, अभी भी कुल्हड़ चलता है, लेकिन एक ज़माना और था जब ज़्यादा कुल्हड़ चलते थे। वहाँ पे जो है प्लास्टिक गिलास आने से जो है कुल्हड़ का इतिहास थोड़ा सा डाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कुल्हड़ से आपको समझना क्या है कि कभी कुल्हड़ का भी क्या था, राज था, कभी कुल्हड़ का राज हुआ करता था। तो यहाँ पे जो कल्हड़ लिखा है इसे आप कुल्हड़ बना दीजिए और कुल्हड़ का राज हो जाएगा। तो कुल्हड़ यानी राजत रंगड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे तो पेपर में जब आएगा ना तो आपको यही सारी ट्रिक आपको याद आएंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। किसका राज है? कुल्हड़ का, तो राजत रंगड़ी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? कश्मीर के जो राजा हैं उन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से उसमें इतिहास को बताया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? तो सबसे पहले कौन सफल रहा अभिलेख पढ़ने में? आइए जानते हैं, 2 अंक आपको मिलेगा। अशोक की जो अभिलेख थे सबसे पहले पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप जो है ये व्यक्ति थे जो सफल रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मलिपि को समझा था। इसका मतलब ये है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। यही तो इसके अर्थ निकल जाएगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। किसने लिखा है? जेम्स प्रिंसेप ने लिखा है। तो प्रिंसेप यानी प्रिंस यानी राजकुमार जैसे हो गया, तो अशोक क्या थे? राजकुमार थे। ठीक है, तो आप इसको अटैच करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंडाल कौन थी और उन्हें क्या कहा जाता था? तो अंडाल कौन थी? 1 नंबर। फिर क्या कहा जाता था? 1 नंबर, तब जाके मिलेगा 2 नंबर। तो सबसे पहले अंडाल दक्षिण
दक्षिण भारत की अलवार संत कवयित्री थी। जैसे कवि होते हैं ना, कवि होते हैं, अगर कोई पुरुष है तो उन्हें कवि कहते हैं, कोई महिला है तो उन्हें कवयित्री के नाम से जानते हैं। तो अलवार संत कवयित्री थी कौन? अंडाल। यानी इसका मतलब ये पता चल गया कि एक जो है एक महिला थी, ठीक है, एक महिला थी और वो महिला जो है कवयित्री थी या फिर अलवार संत थी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्हें क्या कहा जाता था? तो भगवान विष्णु का प्रिय कहा जाता था, भगवान विष्णु का प्रिय कहा जाता था। यानी जो अलवार के लोग होते हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ऐसे इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाते हैं 14 पर। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर से किसने अंग्रेजों को चुनौती दी थी? यहाँ पे 2 अंक आपको मिलेगा। 1857 में अलग अलग जगह से विद्रोह हुए थे। जैसे आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा, मंगल पांडे का नाम सुना होगा। तो जैसे झांसी की रानी जो है झांसी से अपना आंदोलन शुरुआत की थी, अपना क्रांति की थी, वैसे ही कानपुर से नाना साहब पेशवा ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो कौन? कानपुर से नाना, ठीक है, कानपुर से नाना। तो आपके नाना कहाँ के हैं? कानपुर के हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भैया कानपुर नाना साहेब, ठीक है, इस प्रकार से। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये अंग्रेजी जो था ये भारत का अंतिम वायसराय था। और ये 1947 में भारत का जो जब आज़ाद हुआ तब उस टाइम पे ये लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे भारत का अंतिम सराय लॉर्ड माउंटबेटन था, इसको ध्यान रखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अलवार और नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? सूर्यास्त कानून के विषय में आप क्या जानते हैं? वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। उस्तूप का क्या अर्थ होता है? 5 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा एक प्रश्न का उत्तर देने में। तो अब आइए इसका उत्तर लिखते हैं। कुछ प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अलवार और नैनार क्या होते हैं। तो एक एक करके समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जो अलवार हैं और नैनार हैं ये दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो अलवार और नैनार हैं ये दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत का मतलब भैया ये, ठीक है, ये दक्षिण भारत है, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा के नीचे जितने भी राज्य आते हैं वो क्या हैं? वो दक्षिण भारत कहलाते हैं। तब यहाँ पे क्या हो गया? ये अब दक्षिण भारत हो गया। तो दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्हें अलवार और नैनार कहा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब ये जो अलवार हैं ये भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु को मानते थे, ठीक है, उनकी आराधना उनकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अलवार भगवान विष्णु को मानते थे और नैनार ये शिव के भक्त हुआ करते थे। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अलवार जो विष्णु के भक्त थे ये तमिल भाषा में भक्तिपूर्ण भजन यानी पद गाते थे। और जो नैनार थे ये शिव के भक्त थे और इन्होंने भी तमिल भाषा में तिवरम नामक भक्तिमय रचना की थी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और लिखेंगे क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। दोनों समुदाय जो थे यानी अलवार और नैनार ये जाति भेदभाव ऊंच नीच और इसमें जो है इसका अंधविश्वास में इसका विरोध करते थे। यानी अलवार और नैनार ये जातिवाद को नहीं मानते थे, ऊंच नीच को नहीं मानते थे, अंधविश्वास का ये लोग विरोध करते थे। बहुत सिंपल सेंटेंस में ले सकते हैं कि भैया जो अलवार और नैनार है ये जाति प्रथा ऊंच नीच अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम भक्ति और समानता का संदेश दिया है। यानी चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जो भी हो, वो भगवान की प्रति प्रेम भावना रख सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है और सब लोग कैसे हैं? समान हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। ऐसा संदेश अलवार और नैनार के लोगों ने दिया है, ठीक है। आगे इसमें पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। इनकी रचनाओं से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ है। इन्होंने जिन रचना की है, जिन पुस्तकों की, जिन ग्रंथों की रचना की है उससे दक्षिण भारत में एक ऐसा भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ जो आज देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सूर्यास्त कानून के विषय में कुछ बताइए। ये सूर्यास्त कानून क्या है? हमें तो पता चल रहा कि भैया सूर्यास्त का मतलब कि सूर्य अस्त हो रहा है,
सूर्य अस्त कानून ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब यहाँ पे आप कान पकड़ लीजिए कि आप कभी भी सूर्य अस्त के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक लगाइए और समझने का प्रयास करिए। कान पकड़ लेते हैं तो कॉर्नवालिस हो जाएगा और सूर्यास्त के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपको कानून अपराध से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को सोचिए और समझने का प्रयास करिए। तो कान पकड़ लिए भैया, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। तो सूर्यास्त कानून में देखिए कि ये कौन शुरू किया था, किसने लागू किया था, तो जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब ये क्या था, यह अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब कि जो जमींदारी प्रथा थी, जो गांव में जमींदार होते थे, जो गांव के लोगों से लगान यानी टैक्स कर लेते थे, उन्हीं को जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, देखिए इनके अनुसार अगर कोई जमींदार समय पर लगान या राजस्व जमा ना करे, तो उसकी जमीन उसी दिन नीलाम हो जाती थी। और यही कानून जमींदार को जो है बहुत कठोर हुई थी, बहुत कठोर लगा था। और यही जमींदारी जो प्रथा है, ये जो सूर्य अस्त कानून के नाम से जाना जाता है। कई जमींदार अपनी जमीन खो बैठे और किसान भी परेशान हो गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस में समझिए कि जो जमींदार होते थे, ये जमींदार किसानों से लगान यानी जो टैक्स होता था, जो कर होता था, जो अंग्रेजों ने लगाया था, वो जमींदार किसानों से वसूल करते थे। और जो जमींदार होता था वो टैक्स जो किसानों से वसूल करता था वो अंग्रेजों को भी जमा करता था, अंग्रेजों के पास जमा करता था उसका कुछ हिस्सा। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज जमींदार से टैक्स लेते थे और जमींदार किसानों से टैक्स लेते थे। इस प्रकार से प्रक्रिया होती थी। लेकिन जो जमींदार प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर वसूला है, जो भी टैक्स वसूला है, उसको शाम तक जो है अंग्रेजों के पास जमा करनी होती थी। लेकिन जब जमींदार शाम तक जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जितनी भी जमीन थी, तो शाम को जो है उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, किसी दूसरे को दे दी जाती थी, ताकि जो है कोई और उसको जमींदार का मालिक बन जाए। तो इस प्रक्रिया को जो है कहा गया सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून का मतलब भैया सुबह से लेकर शाम तक आपको जो है पूरा का पूरा लगान अंग्रेजों को सौंप देना है। अगर अंग्रेजों को नहीं सौंपेंगे तो आपका जमीन छीन लेंगे, और इसी को सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, आसानी से आप समझ के अपने भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप जो यहाँ मैंने लिखा है वही आप लिखिए। हालांकि मैंने बहुत सिंपल आसान शब्दों में लिखा है, आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने कई सारे किताबों से यहाँ पे छांट कर लिखा है। क्वेश्चन अगले है कि यहाँ पे वयस्क मताधिकार पर लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। वयस्क मताधिकार पर लोकतंत्र की परिभाषा देनी है, तो आइए समझते हैं। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें 18 से अधिक वर्ष की जो आयु के नागरिक होते हैं वो लोग अपना मत देते हैं, और प्रत्येक नागरिक धर्म, जाति, रंग, लिंग, भाषा भेदभाव के बिना चुनाव में मतदान कर सकता है। यानी चाहे किस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, अगर 18 साल आयु पूरा हो चुकी है तो लोकतंत्र में वो भागीदारी है, यानी लोकतंत्र में अपना सरकार वो चुन सकता है अपने मत के अनुसार। 2 पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां हर व्यक्ति को समान और जो है मत का देने का अधिकार होता है, और शासन में जो है समान अधिकार होते हैं, ताकि जो है सब मिलकर सरकार बनाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर नजर डालते हैं। स्तूप का क्या अर्थ होता है, तो स्तूप क्या होते हैं इसको समझते हैं। जो स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी एक धार्मिक संरचना होती है। संरचना का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा बनावट होगा जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। हमें चीज बात समझ में आ चुकी है कि जो स्तूप होते हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। क्या है, आइए आगे जानते हैं। यह गोलाकार गुंबदनुमा स्मारक होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्मारक जो है आपने देखा होगा
इस प्रकार से स्मारक होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से स्मारक होते हैं। और ये गोल जो गुंबदाकार आकार में इस प्रकार से बने होते हैं, उसी को कहते हैं स्तूप कहते हैं। और इसमें जो बौद्ध धर्म से जुड़ी अस्थियां, स्मृतियां, जो भी उनकी वस्तु होती है, वो सब इसी में जो है एक तरह से दफन कर दिए जाते हैं, तो उसी को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे अगर समझ जाएंगे, ऐसे ही लिख देंगे ना, तब भी आपका राइट आंसर हो, कोई काट नहीं सकता है। बस समझने का यहाँ पे प्रयास करना है। इतिहास एक कहानी है और कहानी को ही समझना है। ठीक है, तो ये गोलाकार गुंबदानुमा स्मारक होता है। स्मारक वो होता है जिसमें किसी के अवशेष जो है वो एक तरह से सजो कर रखा जाता है, उसे स्मारक कहा जाता है, जिनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो भगवान बुद्ध की अस्थियां, स्मृतियां और पवित्र वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सुरक्षित क्या, उसमें दफन कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्तूप है, जैसे आपने नाम सुना होगा सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप। ठीक है, ये स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं। प्रतीक का मतलब होता है कि ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे निशान हैं जो आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये स्तूप हैं और स्तूप को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारतीय इतिहास में बुकानन का सर्वेक्षण कितना मूल्यवान रहा। ये जो बुकानन है एक सर्वेक्षण करता है, ये सर्वेक्षण है, और ये किस तरह से सर्वेक्षण करते हैं आइए जानते हैं अगली लाइन में। फ्रांसीसी बुकानन एक ब्रिटिश सर्वेक्षक है। सर्वेक्षक का मतलब सर्वे करने वाला, जांच करने वाला, जिसने 1800 से लेकर 1810 के बीच में भारत में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण क्या कर रहे थे भैया, ये तो जानते हैं, ये गांव के सर्वेक्षण कर रहे थे, शहर के सर्वेक्षण कर रहे थे, कृषि के बारे में, नदी के बारे में, जंगलों के बारे में, खनिजों के बारे में, समाज के बारे में विस्तृत विवरण जो है इन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सर्वेक्षक थे फ्रांसीसी बुकानन, ये भारत के पूरे संस्कृति, इतिहास के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और यहाँ पे गांव, शहर, कृषि, नदी, जंगल, पहाड़, घाटी, सब कुछ के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या सर्वेक्षण में जो है उनके सर्वेक्षण में था, तो उस समय कृषि की व्यवस्था, उद्योग कैसे होते थे, जनजीवन कैसा होता था, वनस्पति कैसे होती थी, जीव जंतु कैसे होते थे, गांव में आर्थिक स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से गांव में स्थिति होती थी। और इसीलिए बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय इतिहास के लिए बहुत मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सारा चीज एक ही में ऐड करके दे दिया है। ठीक है, एक ही चीज में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के 2 विशेषताओं को लिखिए। अब यहाँ पे 2 विशेषताओं को लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता यह है कि उत्तम नगर नियोजन, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये नगर नियोजन पर आधारित थी। नगर नियोजन का मतलब ये है कि जैसे आज की डेट में शहर होते हैं, नगर होते हैं, वैसे उस टाइम पे नगर बसाए गए थे। जैसे चौड़ी सड़कें होती थी, पक्के मकान हुआ करते थे, नालियां उत्कृष्ट व्यवस्था। नालियों को उत्कृष्ट व्यवस्था का मतलब ये है कि नालियां पक्की होती थी और ढकी होती थी, अच्छे तरीके से नालियां साफ सफाई होती थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई थी उस टाइम पे, इसलिए उसे नगर नियोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई थी। स्नानागार, जल निकासी, घर घर में पानी की सुविधा, वो सब जो है यहाँ पे दिया जाता था। तो स्नानागार का मतलब बहुत बड़ा स्नानागार था जहां लोग स्नान करते थे। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होती थी और घर घर पानी होता था। तो काफी बढ़िया व्यवस्था की गई थी, आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। इसको हम लोग बात करेंगे अगली चैप्टर में, अगले मतलब वीडियो में, ताकि जो है आप आसानी से जो पिछला हमने पढ़ा है उसे तैयार कर सकें। और इसका उत्तर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। मैंने इसका उत्तर लिख लिया है और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जब इसका उत्तर पढ़ लेंगे तो फिर आपका जो इतिहास वाले संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको, और जो मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इतिहास वाले आते हैं, जो मानचित्र वाले आते हैं, अच्छी तरीके से मैं दोस्तों आपकी तैयारी करवा दूंगा। बस ये ही, थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।